तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी में मिले महादेव के मंदिर पर जलाभिषेक के लिए निकले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से इंग्लिशिया लहजे में उनसे आपको बता दें कि बात की गई और साथ ही साथ जलाभिषेक में कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गोमती वरुण गंगा नदी के जल को कलश लेकर जलाभिषेक के लिए हर हर महादेव के उद्घोष के नारे लगे। कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष राजेश मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को मलदहिया चौराहे एसडीएम सिटी आलोक सिंह और मौके पर मौजूद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने कार्यकर्ताओं को जलाभिषेक के लिए रोका और आलोक सिंह ने कहा कि मिले हुए मंदिर की छानबीन की कार्रवाई हो रही है। छानबीन पूरा होते ही जलाभिषेक की पूजा की अनुमति दे दी जाएगी। राजेश मिश्र एडवोकेट, विश्व हिंदू परिषद महानगर उत्तर अध्यक्ष। आज उसका प्रकरण कुछ नहीं, सनातनी समाज में एक जागरण और आक्रोश है कि इस ढंग से हमारे मंदिर में हमारे महादेव जी को जलार्पण नहीं हो पा रहा है, पूजा अर्चना नहीं हो पा रही है। उसी निमित्त विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि हम जलार्पण के लिए जाएंगे। कितने बजे? और उसके लिए उस निमित्त हमारे मंत्री द्वय विनय जी और ये धीरेन्द्र जी, इन लोगों ने गोमती नदी, गंगा नदी और वरुणा नदी का जल एकत्रित किया है कलश में। उसी को लेकर हम लोग प्रस्थान करेंगे। यही विश्व हिंदू परिषद कार्यालय इंग्लिशिया लाइन वाराणसी से प्रस्थान करेंगे। यहाँ से होते हुए मलदहिया से लौरावीर से गिरजाघर चौराहा, वहाँ से गोदोलिया से सीधे मदनपुरा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर तक जाएंगे। प्रशासन ने अपने बातों का क्रियान्वयन नहीं किया है, इसलिए भी जागरण है और ये प्रयास है। शर्मा जी अपना प्रयास अपने ढंग से कर रहे हैं। उन्होंने 56 मंदिरों की बात किया है, हमारा उनसे संवाद चल रहा है। तो फिरोजाबाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का संभल में हिंसा के शिकार लोगों को आर्थिक मुआवजा की मांग करते हुए कहा कि कलयुग की शुरुआत गुजरात से हुई थी। यह धर्म युद्ध है, इसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई है। सदन में जो हुआ उसको लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। सदन की बात एफआईआर तक पहुंच गई है। धर्म को आगे करके मंदिर के नाम पर दंगे कराए जा रहे हैं। संभल में हिंसा के शिकार लोगों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। खोदने वाले लोग खोदेंगे और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह की खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही है क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछे कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस समय उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में नाकाम रही है। और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है तो उसको कीमत कहाँ मिलेगी, उसके लिए कोई इंतजाम सरकार। और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, 10 साल हो गए उनको दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी 7 साल की सरकार हो गई। अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं, इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-3 हजार लोगों के यहाँ एफआईआर दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को, और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो संसद में हो चाहे किसी भी, सब वापस लेना चाहिए। ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है संविधान।
हमारे लिए, आपके लिए ये संविधान रक्षा करता है, हमें आपको सम्मान दिलाता है और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। सर, अब समाजवादी पार्टी आखिर कहां तक जाएगी? समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी, इन किसान भाइयों से, नौजवानों से अपील करेगी, माता बहनों से कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को हराओ, लाभ मिले। वो लोकसभा परिसर की घटना है। कई बार लोकसभा परिसर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपको याद होगा, लोकसभा में देश के बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी, वो 1 करोड़ रुपए लेकर आए थे और उन्होंने टेबल पर रख दिया था लोकसभा में। क्या उस समय एफआईआर दर्ज हुई? एक जेपीसी बन गई थी, जेपीसी के माध्यम से उस पर चर्चा करके जो कार्रवाई करनी थी वो विधान लोकसभा के अंदर हुई। लेकिन ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराना चाहती है। एफआईआर से, झूठे मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस का उतावलापन विशुद्ध छलावा और स्वार्थ की राजनीति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अमित शाह द्वारा संसद में किए गए अनादर को लेकर देश भर में लोगों में भारी आक्रोश है, लेकिन उनकी उपेक्षा और देशहित में उनके संघर्ष को हमेशा आघात पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर उतावलापन विशुद्ध छलावा और स्वार्थ की राजनीति है। तो वहीं जंतर मंतर पर उत्तराखंड एकता मंच ने उत्तराखंड की 5 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि संविधान की 5 मांगें सुरक्षा, संरक्षण, विकास और अपना राज और उत्तराखंड में लोगों की घर वापसी, जंगल, जल, जमीन पर अधिकार की मांग की गई। क्या कुछ बातचीत की गई हमारे चैनल इंडिया वॉइस से, बता रहे हमारे सहयोगी। उत्तराखंड को लेकर के यहाँ पर सलाह बनाया गया, पीछे काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। बता दें कि जो उत्तराखंड की जो समस्या थी वो काफी समस्या थी, उसको लेकर उत्तराखंड एकता मंच के तरफ से अनूप जी हमारे साथ में क्या मांग है उत्तराखंड की समस्या है वो काफी है, क्योंकि उत्तराखंड का जो विकास था वो काफी पहले होता था, लेकिन आज की बात करें तो उत्तराखंड खाली होता जा रहा है, क्योंकि समस्या विकास को लेकर के, क्योंकि वो जो होनी चाहिए थी, लोग पलायन कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, जो होंगी वो वाकया जो लगातार कहीं ना कहीं कब्जा कर बैठे हैं, उसको लेकर बात कर रहे हैं। अनूप जी क्या मांगे हैं? लगातार किस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है, तो क्या है? हमारे बीच में देखिए, हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग रिवर्स माइग्रेशन करना चाहते हैं, और वो भी रोजगार के साथ। और जो प्रॉब्लम इस टाइम उत्तराखंड में हो रही है, अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, किरण नेगी के साथ जो हुआ, इसी प्रकार से अगर ये कानून, एसटी कानून 5th शेड्यूल के माध्यम से जल्दी जल्दी नहीं मिला तो हमारे उत्तराखंड के बच्चों को इतनी सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ रोजगार होना चाहिए, रोजगार 5th शेड्यूल से मिलेगा। ट्राइब के अंदर लोग आएंगे, 3 लाख से ज्यादा परिवारों को नदी जंगल का अधिकार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, 50% राज्य में रोजगार मिलेगा, 7.5% सेंटर में रोजगार मिलेगा। जब इतनी रोजगार होगा तो जंतर मंतर में क्यों बैठेंगे? हम अपने उत्तराखंड जाएंगे ना, तो हम अपने उत्तराखंड की घर वापसी की लड़ाई है, ये रोजगार की लड़ाई है। युवा 35 साल का बैठा हुआ वहाँ पे शादी की उम्मीद में, लेकिन हमारी उत्तराखंड की जो लड़कियां है वो तो स्वभाव है कि संपन्न लड़के से ही शादी करेगी, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम अपने लड़के को संपन्न बनाए, और वो तभी हो पाएगा जब 5वीं अनुसूची उत्तराखंड के पहाड़ में लगेगी। देखिए, लगातार उत्तराखंड की सीएम की बात करें, सांसद बात करें, मतलब वो लगातार विकास की बात करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लोगों को वहाँ द्वार से वापस पलायन जो रोका था उसको रोकने की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं या पानी बिजली की बात कर रहे हैं, खर्चा पहुँचाया जा रहा है। तो क्या लगता है अभी भी वही समस्या सामने आ रही है? मुझे बताइए, सोनम वांगचुक जी लद्दाख से आए, उनके यहाँ लाइट की समस्या नहीं थी, रोड की समस्या नहीं थी, हॉस्पिटल की समस्या नहीं थी, उनकी समस्या
समस्या ये थी कि जिन्होंने उनको भविष्य देना है वो पहाड़ है, वो नदियां है, उसके अधिकार के लिए वो दिल्ली आए थे। हमसे तो ये 1972 में छीन लिए, हम आ चुके हैं। अगर लद्दाख को नहीं मिलता ना कानून तो लद्दाख भी दिल्ली में ही बैठा होगा कुछ सालों बाद। तो उन्होंने समय के हिसाब से पहले ही काम कर लिया। हम लोग देर आए पर दोस्त आए, अब तो घर वापसी कर सकते हैं। 1 करोड़ 20 लाख जनसंख्या है, 2.25 करोड़ में 1 करोड़ 20 लाख जनसंख्या है, 2 करोड़ है। ये धीरे धीरे यही आती रहेगी। हमारी और आपकी लास्ट जनरेशन है, इसके बाद वाला तो ना तो गढ़वाली बोलेगा ना कुमाऊनी बोलेगा। तो बिल्कुल देखिए, जो सरकार जो उत्तराखंड की समस्या है वो जरूर सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड का जो विकास है, जो उनकी मांग है वो पूरी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उत्तराखंड का जो समस्या सामने आती है वो सवाल है कि आखिरकार उत्तराखंड में तो सरकार है, सरकार है, मुख्यमंत्री इसको दावा करते हैं कि हम वहाँ पर विकास कर रहे हैं और लोगों को वहाँ से प्लान रोक रहे हैं। देखना होगा कि इस धरना प्रदर्शन से आगे क्या आएगी, क्या नहीं होगा, क्या उत्तराखंड का भविष्य है या नहीं है। दिल्ली से अजय चौहान। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मथुरा से है, जहां थाना हाईवे के अंतर्गत एक कार बिना नंबर प्लेट के भारी मात्रा में जिसमें अवैध नशीला पदार्थ पकड़ा गया है। विशाखापट्टनम से आगरा मथुरा होकर इटोस कार से बिक्री के लिए भरतपुर जाने की सूचना के आधार पर थाना हाईवे पुलिस ने नशा तस्कर को पकड़ा है। और सामून अहमद तहसील सरदना जिला मेरठ और उसके साथी शरीफ पुत्र नदीम खान जवार मोहल्ला पड़पड़गंज दिल्ली के रहने वाले हैं। और दोनों तस्करों को 142 अवैध नशे की खेप के साथ गोवर्धन रोड पर गिरफ्तार किया गया। जो स्पेशल डिवाइडेड टीम और थाना हाईवे टीम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बिना नंबर की गाड़ी गोवर्धन रोड से डीग होते हुए राजस्थान जा रही है। उसको सूचना पर कि असगरपुर तिराहा है जो गोवर्धन रोड पर, उस पर चेकिंग लगाई गई थी कि एक इटोस गाड़ी बिना नंबर की थी, उसको रोक करके चेक किया गया। चेकिंग के दौरान जो 2 लोग उसमें मौजूद थे उनसे पूछताछ की गई और चेकिंग की गई। उसमें गांजा जो प्रतिबंधित NDPS है वो बरामद हुआ है, जिसकी कुल 142 kg मात्रा है और 8 kg जो उसके उसमें वेस्टेज पॉलीथीन है। तो कुल 150 kg के करीब में ये आपका NDPS का गांजा है वो बरामद हुआ है। जो इटोस गाड़ी है वो बिना नंबर की थी, उसके बारे में पूछताछ किया है। 2 जो लोग पकड़े गए थे कल, उनका नाम सामुन अहमद और एक सामुन मेरठ का रहने वाला है और सामुन जो है पड़पड़गंज दिल्ली का रहने वाला है। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कहाँ से ले आए थे, कहाँ लेके जा रहे थे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को इसमें जानकारी की जा रही है। इन दोनों के विरुद्ध थाना हाईवे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनसे डिटेल और पूछताछ की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है। ये जो काम है जो हमारी हाईवे पुलिस और स्पेशल रिवार्डेड टीम ने दोनों से संयुक्त ऑपरेशन में किया है CU रिफाइनरी के नेतृत्व में, ये सराहनीय काम है। इस कार्य के लिए SSP महोदय द्वारा जो टीम है वो 25 नगर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बाइक राइड के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ACP पवन कुमार की अगुवाई में पुलिस ने सुबह के समय कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा बाइक का चालान किया और उन्हें सीज कर दिया। ये कार्रवाई तब की गई जब एक्सप्रेसवे पर बाइकर्स के झुंड ने ट्रैफिक नियमों की खुली अवहेलना करते हुए हाईवे पर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए तेज रफ्तार में बाइक चलाना शुरू कर दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सदर विधायक सुरेश यादव ने विवादित बयान देकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को हिंदू आतंकवादी संगठन करार दिया है। यह बयान उस समय आया जब वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ गन्ना दफ्तर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सुरेश यादव ने कहा ये भाजपा सरकार नहीं बल्कि हिंदू आतंकवादी संगठन है जो देश को बर्बाद करना चाहती है। सपा इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल विधायक के बयान के बाद सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। मैं पुनः अपने तमाम पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। इसके लिए मैं
वहीं मुरादाबाद पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस को अंबेडकर का नाम लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने संविधान में इतना ज्यादा संशोधन कर रखे हैं कि अंबेडकर की आत्मा को भी दर्द पहुंचता होगा। निषाद ने कहा कि जब अंबेडकर जिंदा थे तो उनके खिलाफ उनके सेवक को ही चुनाव लड़ाया गया था, प्रचार करके अंबेडकर को हराया गया था। उन्होंने संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर लगे बिजली चोरी के आरोप पर कहा कि प्रशासन अपना काम करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। विषय लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखने पर चोट लगी है, अस्पतालों में भर्ती है, उचित नहीं है। और आज के दिन में कांग्रेस को अंबेडकर का नाम लेने का हक नहीं है। अंबेडकर की क्योंकि संविधान में इतने ज्यादा संशोधन कर रखा है जो उनकी आत्मा को दर्द। जब जिंदा थे अंबेडकर तो उनके खिलाफ उनके सेवक को ही कचोल करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया था, प्रचार करके उनको हराया था। डॉक्टर जोगेंद्र मंडल निषाद जो प्रधानमंत्री थे कृषक पार्टी के वेस्ट बंगाल में, खुलना तो 6 महीने का समझौता था कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग से, तब जाके वहां से उन्होंने 5 महीने पहले 6 महीने थे, 5 महीने के बाद 1 महीने पहले इस्तीफा देके निषाद जोगेंद्र मंडल ने जितवाकर वेस्ट बंगाल से भेजा था, तब संविधान बना था। इस कांग्रेस ने ये कहा था कि अंबेडकर के लिए खिड़की और दरवाजे बंद कर दो, आज उससे नाम लेने का हक नहीं है। और उसका नतीजा कि पूरे देश के निषादों को कांग्रेस ने आज SC में मिली हुई कैटेगरी को पूरे देश में उनको मर्दन किया, उनको कहीं बढ़ने नहीं दिया। आज का अगली खबर मोहाली से है, जहां सोहाना में शनिवार शाम को एक 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई और इमारत के गिरते ही अफरा तफरी का माहौल मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद NDRF की टीम ने एक महिला का शव मलबे के नीचे से निकाला। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सेना बचाव और राहत कार्य में जुटी है। मलबे से निकाली गई हिमाचल प्रदेश के दृष्टि की देर रात मौत हो गई। इसके अलावा सोहाना थाना पुलिस की टीम और आसपास के लोग की मदद से सेना बचाव कार्य में जुटी। ये जो अनफॉर्चुनेट घटना मोहाली में हुई है कल, इसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है ये विद जॉइंट एफर्ट्स ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड NDRF वालों किया गया है। ये ऑपरेशन लगभग 23-24 आवर्स चला। रात भर हमारी टीमें यहाँ पर काम करती रही है। यहाँ पर हमें 2 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई है। वन ऑफ दृष्टि वर्मा फ्रॉम हिमाचल, अनदर इज़ मिस्टर अभिषेक फ्रॉम हरियाणा। NDRF ने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से सारा एरिया छान लिया है। दे हैव रिपोर्टेड कि देयर इज अंदर कोई डेड बॉडी अभी नहीं है। सर, कितने लोगों के खिलाफ इस कार्रवाई की गई इस मामले में? इस मामले में जो बिल्डिंग के ओनर है, 2 बंदे हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है कल्पेबल होमिसाइड एज पर कल्पेबल होमिसाइड एंड उनका सर्च जारी है। सर, इस एरिया की गल करिए, बहुत सारी बिल्डिंग ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਔਰ ਇਸ ਬਿल्डिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ डिटेल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ है? इसकी डिटेल जांच करने के बाद भी मैं इसे कमेंट कर पाऊँगा। हमने MC कमिश्नर को इसके लिए ऑर्डर कर दिए गए हैं। इसकी डिटेल इंक्वायरी होकर जो भी गुनहगार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली में कल से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में कुछ दिन पहले आम आदमी आप सरकार ने 2 योजनाओं की घोषणा की थी। इसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा। सुनिए। एक था महिला सम्मान योजना। हम जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं, अपने घर में घर संभालती हैं, सुबह 4 बजे से रात को 10-11 बजे तक मेहनत करती हैं। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उन बच्चों को अच्छे संस्कार देके पालती पोसती हैं। और उनमें से कई माताएं बहनें हैं जो बाहर जाके नौकरी भी करती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। ऐसी कई बेटियां हैं जो 12वीं के बाद उनका कॉलेज छूट जाता है। 12वीं तक तो हम लोगों ने शिक्षा फ्री की हुई है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका कॉलेज छूट जाता है। इस 2100 रुपये से उनकी पढ़ाई भी पूरी होने में मदद मिलेगी। आगे उच्च शिक्षा में उन लोगों को मदद मिलेगी। जो गृहिणियां हैं उनको 2100 रुपये से अपने घर में
खर्चा चलाने में महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है केंद्र सरकार ने, उनकी नीतियों ने, उनको घर का खर्चा चलाने में मदद मिलेगी। कई महिलाएं होती हैं, उनके छोटे छोटे शौक होते हैं, कभी कभी अपने लिए अच्छा सूट, अपनी अच्छी साड़ी भी ला सकती हैं। जब से हमने इस योजना का ऐलान किया है तब से इतने फ़ोन आ रहे हैं और इतने हमारे पास क्वेरीज आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। तो आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो रहा है। आपकी सहूलियत के लिए घर घर के अंदर हम लोग टीमें भेज रहे हैं। दूसरा, हमने ऐलान किया था संजीवनी योजना। संजीवनी योजना के तहत हमारे 60 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज दिल्ली सरकार वहन करेगी, उसका खर्चा। हम जानते हैं मिडिल क्लास के लिए आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। मिडिल क्लास का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का जीएसटी देते हैं, देश के विकास और उन्नति में पूरी जिंदगी सहयोग देते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो अच्छे अच्छे परिवारों में मैंने देखा है कि कई बार उनकी औलाद उनका ख्याल नहीं रखती है। और सबसे बड़ी चिंता बुढ़ापे में यही होती है कि मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा इलाज कौन कराएगा। उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आपका इलाज कराएगी। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी कल से चालू होगा। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। सब लोगों से मेरी एक ही विनती है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।